जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जीएस का, तो लेखपाल, पुलिस, रेलवे भर्ती और एसएससी हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। दिल्ली पुलिस हो, जिन परीक्षाओं में कुल मिला के सब में तो जीएस पूछा ही जाता है, तो सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला, छोटे से बड़े एग्जाम के लिए, सबके लिए। ठीक है, तो एंड तक देखिए वीडियो को। और स्पेशल ये वनडे एग्जाम वाले हैं आमतौर पे, ठीक है, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में इसमें कुछ टर्म्स ऐसे मिलेंगे जो महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को। पहला प्रश्न नहीं है, ये पिछले सेट का प्रश्न था। इसमें क्या था, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? तो ये सभी जानते हैं, गुजरात। ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। और टोटल अगर बात करें भारत की जो तटरेखा है, टोटल 7517 किलोमीटर, ठीक है, भारत की, है ना। तो जिसमें सिर्फ गुजरात की बात कर लें तो सिर्फ गुजरात की 1900 किलोमीटर के या से अधिक है। इसका एग्जैक्ट डाटा आमतौर पे 1915 दशमलव भी करके आता है, तो ये याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछना चाहिए, बड़े एग्जाम में पूछ सकता है। इसका 2930 के आसपास एक कम कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा 1915, और दशमलव में 30 से एक कम कर लीजिए 29 हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरात का सर्वाधिक है। और इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात कर लें तो तमिलनाडु की तटरेखा है ना। तमिलनाडु की बात कर लें तो इसमें 1037 किलोमीटर की दूरी है इसमें। और सॉरी, तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश की है। तमिलनाडु तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, और इसको मैं मिटाई दे रहा हूँ। ये आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। आंध्र प्रदेश की लंबी तटरेखा आमतौर पे लगता है लोगों को आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो नहीं है। उसमें 1037 ही है। और तमिलनाडु का उससे कम है, तीसरे नंबर पे 864 के आसपास। और बाकी केरल वगैरह इन सब का आएगा। ठीक है, तो टॉप 3 कम से कम याद ही रख लीजिए। और भारत की टोटल तटरेखा की बात कर लें, जिसमें यूटी और कुछ कच्छ का रण सब मिला करके 7517 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रश्न शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो देखिए कितना प्यारा सा सवाल है, और सब लोग देखिए गलत कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, एकदम से नहीं। ये तो टारपीडो है ना, ये मछली है, लेकिन वेल मछली नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सार्क, रोहू, ये सारे के सारे मछली हैं। इलेक्ट्रिक रे यानी कि हम कहें तो टारपीडो, ये भी एक मछली है। जबकि वेल जो है, ब्लू वेल, ये सबसे बड़ा स्तनी है। जली कहिए या सिर्फ कह लीजिए, तो सबसे बड़ा स्तनी है ना। जो स्तनी होने का मतलब जो बच्चे देती हो, दूध पिलाती हो, वो स्तनियों में आती हैं। ठीक है, तो वेल जिसमें से ब्लू वेल सबसे बड़ी स्तनी है, चाहे वो जली कहिए या बिना जली कहिए। अगर बिना जली बात कर रहे हैं तो आपका हाथी हो जाता है ना, स्थली। और ये टोटल जली कह लीजिए या ओवरऑल, तो ब्लू वेल सबसे बड़ा स्तनी है। ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, हवा के इकाई आयतन घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है? तो मिश्रित अनुपात, सापेक्षित आर्द्रता, सापेक्षित नहीं होगा, निरपेक्ष आर्द्रता इसका करेक्ट आंसर होगा। हवा की इकाई जो आयतन होता है, तो जैसे कुहरा, बादल, ओस, ये सब चीजें जो हो जाएंगे इसके अंतर्गत आएंगे, तो इसको हम लोग निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। करेक्ट आंसर इसका निरपेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। इतना इजी भी नहीं है ना, ध्यान से नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। नेक्स्ट हो जाएगा पूंजी बाजार विनियामक होता है। पूंजी बाजार विनियामक क्या होता है? तो ये होता है सेबी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेबी, है ना। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे हम कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा, ऐसे हिंदी में कहते हैं उसको, जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि का नियामक करने का काम करता है। तो निवेशकों को बढ़ावा देना या उनकी हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजारों से संबंधित ये मामला है, तो पूंजी बाजार विनियामक से भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता
बढ़ते तापमान के साथ घट जाती है। बढ़ते तापमान के साथ घट जाती है, तो इसमें ऑप्शन है शुद्ध सिलिकॉन, और आपका हो जाएगा नेक्स्ट तांबा, नाइक्रोम, प्लेटिनम। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फिलहाल शुद्ध सिलिकॉन है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस मामले में, इस घट वाले में, है ना। तो देखते हैं इसका क्या होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते तापमान के साथ घट जाती है? तो बढ़ते तापमान के साथ घट जाती है तो शुद्ध सिलिकॉन ही होगा। ठीक है, तापमान बढ़ता जाएगा तो सिलिकॉन का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो घट जाएगा। हाँ ठीक है, प्रतिरोध क्षमता घटती है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगा था कि इसमें धारा प्रवाह बढ़ जाता है जबकि प्रतिरोध क्षमता घट जाता है, ये थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था मुझे। ठीक है, तो सिलिकॉन यानी कि हम कहें तो सेमीकंडक्टर। इसमें होता क्या है, सेमीकंडक्टर जैसे आपके जर्मेनियम हो गए, इन सब में जब धातु ऐसे सामान्य ताप पर होती है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, लेकिन जब तापमान बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में हो जाते हैं, जिससे कि उनका जो विद्युत प्रवाह की क्षमता है वो बढ़ जाती है, यानी कि प्रतिरोधकता कम से, यानी जो प्रतिरोध है ओम वो कम होने लगता है। तो ये चीज है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये समझने लगा था कि यहाँ पे प्रतिरोध क्षमता घट जाता है, और उसी को थोड़ा सा समझने में समस्या होने लगी थी, मैं अपोजिट सोचने लग गया था। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा शुद्ध सिलिकॉन। ठीक है, बाकी और अर्धचालक जो हो जाएंगे जैसे जिसमें और ये सब चीजें जैसे सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम, कार्बन, आर्सेनिक, ये सब सेमीकंडक्टर, इन सब में इसका उदाहरण देखने को मिलता है, जिसमें सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा सिलिकॉन को यूज किया जाता है ना। बेंगलुरु जो है आपकी सिलिकॉन वैली है। कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है? सभी लोग जानते हैं, इजी प्रश्न है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तमिलनाडु और कर्नाटक। अच्छा ये ठीक है, इजी है, लेकिन ये समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई, है ना? कावेरी नदी के चक्कर में कि ये मेरा रहेगा, वो इतना पानी मेरा। तो जब ये अब की बात नहीं, जब अंग्रेज अपने यहाँ थे तब की बात है। देखिए 1892 और उसके बाद ध्यान से देखिए 1892 और 1924 में कुछ समझौते हुए, है ना, जिसमें जो मद्रास प्रेसिडेंसी पहले था, उसके बाद टीपू सुल्तान वाला जो गढ़ था क्या मैसूर, इन दोनों के बीच में समझौते हुए इन सन में, और इसके तहत ये विवाद चलता रहा, बढ़ता रहा। ठीक है, तो समझौते कुछ ऐसे हुए थे, उसमें अगर ऐसा कुछ होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, यदि आप कमेंट करेंगे तो हम लोग डिटेल्स बात कर सकते हैं कि इसमें क्या था। आमतौर पे किताबों में बहुत रेयर मिलेगा। ठीक है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक सभी जानते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में कौन एक दूसरे के समानार्थी हैं? समानार्थी होने का मतलब एक जैसे हैं। तो बिलियर्ड्स, कैरम, ये अलग अलग है। बिलियर्ड्स और कैरम अलग अलग टाइप के गेम है। गोल्फ और पोलो अलग होता है, गोल्फ अलग है, पोलो अलग है उसमें। तो भाई तो फुटबॉल और सॉकर एक ही जैसा है, ये करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, और कई जगह पे फुटबॉल को ही सॉकर कह लिया जाता है, समझ रहे हैं? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3। बाकी वॉलीबॉल इसके अलग अलग होते हैं, तो कई देशों में फुटबॉल को सॉकर कह लिया जाता है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों का नाम। ये देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन था आपके थंबनेल में से था, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो सदस्यता भारत के पास मिला था, ऐसे लोग कहते हैं सोने की थाली में भारत ने चाइना को दे दिया था जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से। तो ठीक है, वो चीज़ें फिलहाल हम लोग देखते हैं। और बाकी 10 अस्थायी भी चुने जाते हैं, जो 5 जो हैं फिक्स्ड रहते हैं। तो कौन कौन सा रहेगा? देखिए यूएसए तो रहना है, रसिया रहेगा। ठीक है, यूएसए, रसिया, और यूके है, फ्रांस है, और एक चाइना को दे दिया गया। तो करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, ये जो है 5 जो है स्थायी सदस्य हैं, जिनको परमानेंट 5 कह दिया जाता है, या बिग 5 कहा जाता है, या P5 के नाम से भी
जाना जाता है। इसमें होता क्या ना, इनके पास जो है बीटों की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो ऐसे हुआ था, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय 5 महान जो विजेता शक्तियां थी, है ना, तो उनको उस तरीके से भी कह सकते हैं कि शक्तियों को प्रतिनिधित्व किया गया था या दिया गया, तो उसके तहत। और इनके पास वीटो अधिकार होता है। 10 अस्थायी होते हैं, हर 2 साल में चुने जाते हैं। इसमें इस बार भारत भी चुना गया है, ठीक है। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप याद रख लेंगे, अमेरिका, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, ठीक है। नेक्स्ट, हिमोड़ कहाँ निर्मित होते हैं? सॉरी, हिमोड़ कहाँ निर्मित होते हैं? तो इसमें 3 ही ऑप्शन है फिलहाल। इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियर क्षेत्र में, मानसून क्षेत्र में, ठीक है। नदी, डेल्टा, सूखा क्षेत्र ऐसा नहीं है। हिमोड़ जो है, हिमोड़ से आपको लग ही रहा है हिम से, है ना, तो हिमोड़ कहाँ हो जाएंगे? ग्लेशियर क्षेत्र के मानसून क्षेत्र में। बस इसका यही करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात कर लें थोड़ा सा इसका डिटेल्स में, तो इसमें देखिए होता क्या है, कई प्रकार के हिमोड़ पाए जाते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनकी प्रकृतियां होती हैं उस हिसाब से। एक तो देखिए तलस्थ या तली हिमोड़ कह लिया जाता है, अंतस्थ हिमोड़ कह लेते हैं, पार्श्विक हिमोड़ कह लेते हैं, इन तरीके से इनका नाम होता है। तो हिमोड़ याद रखेंगे। हिमोड़ ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ के बारे में बात हो रहा है, लगने वाली क्या बात है, बर्फ के बारे में बात ही हो रहा है ना। तो ये छोटे छोटे शैलखंड होते हैं, बजरी, रेत इत्यादि इकट्ठा होने लगते हैं, तो वही हिमोड़ है। न्यूरॉन क्या है? बहुत बढ़िया सा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। न्यूरॉन क्या है? और इससे देखिए कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो रहे हैं। तो इसका पहले हम देख लेते हैं। ऊर्जा की मौलिक इकाई, रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाले पदार्थ, न्यूट्रॉन के प्रतिद्रव्य, तंत्रिका तंत्र के मौलिक इकाई। तो ये फिलहाल आप तो सब करेक्ट आंसर इसका बता लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से हो जाता है। देखिए न्यूरॉन सभी लोग जानते हैं, मेमोरी जो ब्रेन होता है उसमें न्यूरॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं, और सबसे बड़ी कोशिका ये होती है, ठीक है, जो विद्युत आवेगों को और ढोने का काम करती है, ले आने का काम करती है तेजी से, बहुत फास्ट, ठीक है। जो न्यूरॉन जो है तंत्रिका यानी कि नर्वस सिस्टम का जो मुख्य कड़ी कह लें, सबसे महत्वपूर्ण भाग कह लें, ठीक है, जो सभी न्यूरॉन सेल्स बॉडीज में होते हैं, जिसमें सोम्स भी, इस न्यूरॉन को सोम्स भी कह लिया जाता है, ठीक है, सोम्स या सोमा भी कह लेते हैं कभी कभार, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। और इसका प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है ना। तो न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका भी है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीता है? तो ये हम कहते हैं एज ए करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के हिसाब से दोनों तरीके से देख लिया जाएगा। तो विनस नियल्सन, स्टेफी ग्रॉफ, मार्गेट कोर्ट, सेरेना विलियम्स। तो आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा मार्गेट कोर्ट के नाम से, है ना। तो इनके पास जो है कुल 24 ग्रैंड स्लैम है ना। ग्रैंड स्लैम एकल खिताब इनके पास 24 है। बाकी सेरेना विलियम के पास 23 हो जाएगा। तो सर्वाधिक अभी यही है मार्गेट ग्रैंड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देंगे आप लोग। करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। और आगे चलते हैं। सॉरी, इसमें तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट है नहीं, प्रश्न ही टाइपिंग नहीं हुआ, मैंने भी देखा नहीं था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ना ही सही। तो फिलहाल एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। अगर हम बायोलॉजी से बात कर लें, जैसे न्यूरॉन वाला मामला था, तो बायोलॉजी के तहत आप एक क्वेश्चन ये बता सकते हैं कि मस्तिष्क के कितने भाग हैं। वो छोटा सा है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, और बाकी आप बता सकते हैं वजन कितना है ना, वजन। और महिला पुरुष में अलग अलग होता है, तो दोनों बता सकते हैं। तो ये आपके लिए प्रश्न है, आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये वाला वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और लगे रहिए, प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, जो भी एग्ज़ाम है आपके आराम से क्लियर होंगे, तैयारी में लगे रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।